हेलो व्यूअर्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल लर्निंग विद अदिति। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ओबेसिटी टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें हम देखेंगे ओबेसिटी का इंट्रोडक्शन, मीनिंग और आखिर ये क्यों होता है, इसकी कॉजेज, इसके प्रॉब्लम्स, मतलब ओबेसिटी होने पे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और इसका डाइटरी मैनेजमेंट कि इसमें हमें क्या खाना चाहिए और कितने क्वांटिटी में खाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ओबेसिटी के नाम से जैसा हम जानते हैं, इसका मतलब होता है शरीर पर अधिक मात्रा में चर्बी का चढ़ जाना। मतलब हमारे शरीर में जब फैट की मात्रा सामान्य से 20% तक अधिक हो जाती है, तो उस स्थिति को हम ओबेसिटी के अंडर लेके आते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, आखिर ये क्या होता है। मोटापा अत्यधिक पोषण के कारण होने वाली समस्या है। जो हमने इससे पहले टॉपिक पढ़ा था कुपोषण, माल न्यूट्रिशन, वो था कि अगर हमारे शरीर में पोषण की कमी हो रही है तो उस कारण होता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और ओबेसिटी जो होता है, ये क्या होता है, हमारे शरीर में पोषक तत्वों की अधिक मात्रा के कारण ओबेसिटी हो सकता है। मोटापा स्वयं में कोई बीमारी नहीं है, मतलब ये कोई एक डिजीज का नाम नहीं है ओबेसिटी, बट अनेक बीमारियों को उत्पन्न करता है, क्योंकि इसके कारण बहुत सारी डिजीज हो सकती है अगर हमारा शरीर ओबेसिटी का शिकार हो जाता है तो। अब देखते हैं अत्यधिक भार। सामान्य वजन से शरीर का वजन 10% तक बढ़ जाना अत्यधिक भार कहलाता है, मतलब जिसे हम ओवरवेट कहते हैं। जो हमारे सामान्य जो आइडल वेट होता है उसके 10% तक बढ़ने को हम अत्यधिक भार कहते हैं। और ओबेसिटी को सामान्यतः हम कहते हैं सामान्य वजन से शरीर का वजन 20% से 80% तक बढ़ जाना ओबेसिटी के अंडर आता है। ये तो हुई ओबेसिटी के बारे में बात। अब देखते हैं कॉजेज ऑफ ओबेसिटी, मतलब किन किन रीजन से ओबेसिटी हो सकती है। नंबर 1 है एज। वैसे तो ओबेसिटी किसी भी एज वर्ग में हो सकता है, मतलब किसी भी एज ग्रुप के पर्सन को हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हमने देखा है कि अडल्टहुड में ओबेसिटी ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि उस समय लोग अपने खाने पीने पर, अपनी हेल्थ पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिस कारण वो ओबेसिटी के पेशेंट बन जाते हैं। सेकंड है इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि कुछ जैसे हाई इनकम ग्रुप के पर्सन्स होते हैं, उनको क्या रहता है कि खाने पीने की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन वो अपने हेल्थ को देखते हुए ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जिस कारण उनका वेट बहुत अधिक ज़्यादा गेन होने लग जाता है। थर्ड है हेरिडिटी। हेरिडिटी कहते हैं मतलब वंशानुक्रम, मतलब हमारे अगर पेरेंट्स में से किसी को ओबेसिटी है, मतलब किसी का वेट बहुत ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है कि हमारा भी ज़्यादा हो सकता है। नंबर 4 है ईटिंग हैबिट्स, क्योंकि हमारा खाने बहुत अधिक डिपेंड करता है। हमारा खाना अगर सही होगा, सही क्वांटिटी में और सही क्वालिटी का खाएंगे, तो हमें ओबेसिटी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो अगर व्यक्ति सही तरीके से खाना नहीं खाता है, उसके खाने का रूटीन गलत है, तो इस कारण उसको ओबेसिटी हो सकती है। फिफ्थ है जेंडर। जेंडर जैसे कि हम जानते हैं, मतलब फीमेल हो या मेल, किसी को भी ओबेसिटी हो सकती है, लेकिन यह देखा गया है कि अडल्टहुड की स्टेज में मेल्स के अकॉर्डिंग फीमेल्स को ज़्यादा ओबेसिटी देखी गई है, क्योंकि वे अपने फिजिकल हेल्थ पर ध्यान नहीं देती हैं। वे अपनी फैमिली पे तो फोकस करती हैं, लेकिन अपने आप को इतनी वैल्यू नहीं दे पाती, अपना टाइम नहीं दे पाती, जिसकी वजह से वो ओबेसिटी की पेशेंट बन जाती हैं। नंबर 6 और लास्ट है फिजिकल वर्क, क्योंकि फिजिकल वर्क हमारे लिए बहुत अधिक ज़रूरी है, जैसे कि एक्सरसाइज करना, किसी भी तरीके की एक्सरसाइज हो सकती है, जैसे वॉक करना, साइकिलिंग करना आदि। तो अगर किसी व्यक्ति को बिल्कुल ही फिजिकल वर्क नहीं करना है और वो कोई कार्य करता ही नहीं है, तो बैठे बैठे उसकी चर्बी रिड्यूस नहीं हो पाती, जिस कारण उसको ओबेसिटी हो जाती है। ये तो थे कॉजेज ऑफ ओबेसिटी। अब हम देखते हैं मोटापे की जटिलताएं, मतलब कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसा कि हमने पहले भी बात करी है, ओबेसिटी खुद में तो कोई डिजीज नहीं है, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारी डिजीज हो सकती है, जैसे कि हार्ट डिजीज। क्योंकि अगर हमारे हार्ट पर अतिरिक्त वसा एकत्र हो जाए, तो इस कारण हमारे हार्ट पर दबाव पड़ता है और हार्ट पूरी तरीके से काम नहीं कर पाता, जिस कारण हार्ट डिजीज हो सकती हैं, जो कि हार्ट फेलियर का भी एक काफी बड़ा रीजन बन सकता है। सेकंड है डायबिटीज, जो कि आज के टाइम पे आम है, हर घर में किसी न किसी को डायबिटीज जरूरी होती है, जिसका कारण भी मोटापा हो सकता है। कहीं ना कहीं मोटापा बहुत अधिक इफेक्ट करता है, क्योंकि हमारे शरीर में अधिक मात्रा में वसा लेने से ही डायबिटीज बढ़ जाती है, जो कि मोटापा भी इंक्रीज कर सकती है। नंबर 3 है लीवर डिजीज। लीवर की हमारी बहुत सारी डिजीज होती हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस, हेपेटिक कोमा जैसी डिजीज हमारे शरीर में
वसा एकत्र होने के कारण, जैसे हमारे लीवर पर फैट बहुत अधिक स्टोर होने लग जाए तो इसकी वजह से हमें लीवर डिजीज हो सकती है, और लीवर हेल्दी ना होने की वजह से तो व्यक्ति की जान तक जा सकती है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं डाइटरी मैनेजमेंट इन ओबेसिटी। इसमें हम बात करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी हमें कितनी देनी चाहिए ओबेसिटी में। जैसे हमने इसका डाइटरी मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल लिखा हुआ है जिसमें है लो फैट, मतलब कि फैट की जो वसा की मात्रा होती है उसे हमें खाने में कम कर देना चाहिए। लो कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को भी कम कर देना चाहिए। हाई प्रोटीन, प्रोटीन व्यक्ति को खाने के लिए ज़रूर देने चाहिए। और हाई मिनरल्स, क्योंकि मिनरल्स हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं और मोटा भी नहीं होने देते। और हाई विटामिन्स, क्योंकि जैसे विटामिन सी हुआ, इस टाइप के विटामिन्स पतले होने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एनर्जी। पर डे रोगी को 800 से 1000 kcal घटा के देनी चाहिए, मतलब कि जो जितनी हम नॉर्मल पर्सन को एनर्जी देते हैं, जैसे कि नॉर्मल अगर एज ग्रुप की बात की जाए तो उसको 2000 किलो कैलोरी पर डे दी जाती है। पर अगर उसको ओबेसिटी हो जाती है तो उसमें 2000 में से 800 से 1000 kcal घटाकर देनी चाहिए, जिससे कि उसके शरीर में ऊर्जा एकत्रित नहीं होगी और उसका फिजिकल वर्क अच्छा हो सकेगा। सेकंड है प्रोटीन। पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 1 ग्राम प्रोटीन देनी चाहिए, मतलब पर डे हमारे बॉडी का जितना वेट है उस हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन जरूर देनी चाहिए। बट उसमें हमें फुल क्रीम मिल्क ना देकर हमें प्रोटीन की पूर्ति के लिए दही वगैरह दे सकते हैं, और साथ में स्किल मिल्क, जिसको हम वसा रहित दूध कहते हैं, उस प्रकार का मिल्क देना चाहिए। फैट, ऊर्जा का 20% फैट से देना चाहिए, मतलब हमारे शरीर को जितनी एनर्जी चाहिए उसका 20% फैट के थ्रू ही देना चाहिए। अब है कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा का 60% भाग कार्बोहाइड्रेट से देना चाहिए, मतलब 20% भाग तो हमें फैट से देना चाहिए और 60% कार्बोहाइड्रेट से कंप्लीट करना चाहिए। विटामिन्स, रोगी को पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स देने चाहिए, चाहे उसमें विटामिन ए, डी, ई, के व बी ग्रुप हो सकता है, वो कंप्लीट मात्रा में रोगी को देने चाहिए। मिनरल्स, रोगी को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम देनी चाहिए, क्योंकि हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होती है और कैल्शियम से ओबेसिटी बढ़ती भी नहीं है, तो इसलिए मिनरल्स का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट है फाइबर। रोगी को प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम फाइबर दी जानी चाहिए, जिसमें हम उसे जर्मिनेटेड पल्सेस आदि दे सकते हैं। अब है फ्लूइड। तरल पदार्थ अधिक मात्रा में देने चाहिए, जैसे कि जूस, सूप आदि रोगी को अधिक मात्रा में देने चाहिए, जिससे कि उसका पेट तो भरा हुआ लगेगा लेकिन उसको मोटापा नहीं बढ़ेगा और मोटापे में निदान भी हो सकेगा। अब है फूड अवॉइडेड, मतलब रोगी को किस किस प्रकार के आहार अवॉइड करने चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को ओबेसिटी है तो किन किन फूड्स को उसको नहीं लेना चाहिए जिससे कि उसकी हेल्थ अच्छी हो सके। नंबर 1 है अधिक तले भुने पदार्थ, मतलब जैसे कि पूरी, कचौरी, पराठे, इस टाइप की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। मिठाइयाँ आदि भी रोगी को नहीं देनी चाहिए। और सूखे मेवे वगैरह जो होते हैं इनमें काफ़ी मात्रा में एनर्जी पाई जाती है और रोगी को हमें एनर्जी कम मात्रा में देनी है, इस वजह से इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और फूड इंक्लूडेड, मतलब जो ओबेसिटी का पेशेंट है उसकी डाइट में हमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए जिससे कि उसकी हेल्थ इश्यूज खत्म हो सके और उसकी हेल्थ अच्छी हो सके। नंबर 1 है होल सीरियल्स, मतलब कि उसको सभी सीरियल्स देने चाहिए, सभी पल्सेस देनी चाहिए, दालें चाहे कोई भी हो सब देनी चाहिए, उसको अनाज भी सब देने चाहिए। जर्मिनेटेड पल्सेस, मतलब कि जो जर्मिनेटेड पल्सेस होती हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं वेट लूज करने में। वेजिटेबल्स, सोयाबीन एक्सेट्रा, मतलब कि रोगी को वेजिटेबल्स, स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़रूर देनी चाहिए जिससे कि उसकी ओबेसिटी कंट्रोल हो पाएगी। और सोयाबीन, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको खाने से मतलब ओबेसिटी तो इतनी नहीं हो पाती लेकिन ये हमारे पेट को भरा भरा फील कराती हैं, जिस कारण हम इनको अपनी डाइट में ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यही था हमारा टॉपिक, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। और आपको इस टॉपिक के बारे में अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको आपकी क्वेरी ज़रूर ही क्लियर करके दूंगी।
फ्रेंड्स, अगर आपको 1 डे मेन्यू प्लानिंग देखनी है ओबेसिटी के पेशेंट के लिए, सो मुझे कमेंट करना, मैं आपके लिए अवेलेबल कराऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।